लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और जो मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक आइकॉन थे। अशांति भी जिन लोगों के कारण पैदा हुई थी वो कांग्रेस सरकार थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट आ गया था। जस्टिस सिन्हा ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी उसमें साफ लिखा कि देश में आपात स्थिति है, लेकिन मैं अभी कैबिनेट की मीटिंग बुलाने में अक्षम हूँ। संजय गांधी के जो 5 नारे थे वो संजय गांधी के नहीं थे, वो वर्ल्ड बैंक के थे। और वो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कंडीशंस थी कि अगर ये करोगे, क्या थी? पॉपुलेशन कंट्रोल। कि रातों रात ये गिरफ्तार वो गिरफ्तार, मेरे वालिद को भी गिरफ्तार करने का, मेरे वालिद हट गए थे, वो उस वक्त मुस्लिम लीग में थे। 4 लाख से ज्यादा लोगों को एक रात में अरेस्ट किया गया। उन्नीस सौ 75 को 25 जून के ही दिन हमारे देश में एक बड़े लोकतंत्र में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। उसी को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान, ये लिखा हुआ, ये वो जगह है जहां से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था। और उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से गिरफ्तारियां हुई थी। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे और बहुत सारे ऐसे नेता जो उस आंदोलन में थे या आवाज उठा रहे थे, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया था। आज यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर इमरजेंसी को लेकर एक किताब लिखी गई है, नया सवेरा, आपातकाल के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित मर्मस्पर्शी उपन्यास, और इसके लेखक हैं अनिल गोयल। उन्होंने इस किताब के अंदर वो तमाम चीजें इमरजेंसी को लेकर, क्योंकि उन्होंने उस इमरजेंसी को देखा है और लगभग 2 महीने वो भी जेल में रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, इमरजेंसी को लेकर हमने पूरी एक जो स्टोरी है उसको लेकर एक वीडियो तैयार की थी, वीडियो भी डाली है। उसके अलावा आज हम यहाँ पर अंदर जाएंगे, जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि नया सवेरा किताब यहाँ पर लॉन्च हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग आए हैं। जो एक केंद्रीय मंत्री है हर्षवर्धन जी, वो भी अंदर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक सीनियर पत्रकार है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हम बात करने की कोशिश करेंगे अनिल गोयल जी से, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है, और तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आए होंगे कि वो आखिर इमरजेंसी को लेकर क्या सोचते हैं। जो एक हिंदुस्तान में आज केंद्र सरकार जिसको संविधान हत्या दिवस घोषित कर चुकी है, तो वो क्या सोचते हैं। इस तमाम चीजों को लेकर हम अभी अंदर जाएंगे और अंदर जाके कोशिश करेंगे कि आप तमाम लोगों तक, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं इस इमरजेंसी को लेकर, वो आप तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। इमरजेंसी पर ये एक उपन्यास है जो कि फिक्शन बेस्ड है, लेकिन ये पूरा का पूरा तथ्यात्मक है। एक इमरजेंसी का जो 19 महीने का इतिहास है, उस काली 21 महीने, 19 महीने के बाद इलेक्शन अनाउंस हुए थे और 2 महीने में फिर इलेक्शन हो गए थे, तो कुल 21 महीने। वो जो 21 महीने की काली अंधेरी रात थी, उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसमें है। इसमें डेट वाइज पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तारीख को इमरजेंसी लगी। और उसके पहले 15 दिसंबर 1974 को गुजरात से नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ से पूरा इतिहास लेते हुए फिक्शन बेस करके, ताकि पाठकों को एक मजा भी आए। इतिहास की पुस्तकें कई बार ड्राई हो जाती हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते हुए फिक्शन बेस करके मैंने इसको उपन्यास के रूप में डाला है, जिसका आधार एक छोटी सी प्रेम कहानी है, लेकिन बाकी पूरा तथ्यात्मक इतिहास है 21 महीने के आपातकाल का। केंद्र सरकार ने इस पूरे घटना को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। आपको क्या लगता है कितना इसके साथ जो है वो जस्टिफाई हुआ है कि इसको संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाए? मैं केवल आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। इमरजेंसी लगाने के लिए रिकमेंडेशन करने का अधिकार कैबिनेट के पास होता है। इंदिरा गांधी ने जो चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को कि भाई देश में हालात खराब हैं और इमरजेंसी आपातकाल लगाया जाए, वो उस रिजोल्यूशन को उन्होंने कैबिनेट के सामने नहीं रखा था इंदिरा गांधी ने। और उन्होंने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी उसमें साफ लिखा कि देश में आपात स्थिति है, लेकिन मैं अभी कैबिनेट की मीटिंग बुलाने में अक्षम हूँ। आप मेरे कहने पर फलाने रूल के अंडर इमरजेंसी घोषित कर दीजिए। मैं कल सवेरे कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रख के उनसे अनुमोदन करवाऊंगी। मेरा सवाल ये है कि क्या इंदिरा गांधी पूरी अकेली कैबिनेट थी? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर अगले दिन सवेरे कैबिनेट इस प्रस्ताव को नामंजूर कर देती तो क्या होता? क्या राष्ट्रपति तब दोबारा घोषणा करते कि मैंने इमरजेंसी विड्रॉ कर ली है?
ये तो टोटली एक अंधकार भरा राज था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पवित्र स्मृति से जोड़कर इसको देखना चाहता हूँ और उनकी पवित्र स्मृति को नमन करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब भी इमरजेंसी को याद किया जाए तो जो उस समय कि प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी लगाई, सेंसरशिप किया, लाखों लोगों को जेल में डाला, उनको तो हम एक लेसन के रूप में याद करें, लेकिन उससे ज़्यादा हम जो पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और जो मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक आइकॉन थे और जिन्होंने प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक मूल्यों की देश में पुनर्स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया। मैं तो इमरजेंसी को इसी तरीके से याद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स को भी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको उनके हृदय, मन और मस्तिष्क पर उसको जिसे कहते हैं कि कूट कूट कर उसको भरा जाए, उसको वो जीवन में आत्मसात करें और जहाँ भी इन मूल्यों की एक प्रकार से इनको क्रश करने की कोशिश की जाए, उसके ख़िलाफ़ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। यही मेरे हिसाब से इस इमरजेंसी का संदेश है। इस देश के लोगों ने इंदिरा जी की इमरजेंसी के ख़िलाफ़ एक साइलेंट रेवोल्यूशन किया और जिस प्रकार का लेसन उन्होंने टीच किया 1977 में, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि किसी भी देश के लोकतांत्रिक इलेक्शन में आज तक हुआ होगा। आई थिंक दिस इज़ ए डे टू रिमेंबर फॉन्डली द ग्रेट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, and I would like to pay my greatest heartfelt tributes to his pious memory. सर एक छोटा सा रिएक्शन इस सवाल का और दीजिए। आज बहुत सारे लोग, क्योंकि आपने इमरजेंसी को बहुत करीब से देखा है, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो घोषित इमरजेंसी थी और ये आज जो है वो अघोषित इमरजेंसी है। इसको कैसे देखिए, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, उसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। अब ऑपोजिशन अपने तरीके से चीज़ों का विश्लेषण करती है। अब इसी देश में लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा या इस सरकार से बड़ा जो है, जिसे कहते हैं विजनरी लीडर, कोई नहीं हुआ। तो आपका सबका अपना अपना व्यू है, उस व्यू के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक लीडर और द प्राइम मिनिस्टर दैट दिस कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। देखिए, 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी तो उसी रात को मेरे पिता श्री चरतीलाल गोयल, जो भारतीय जनसंघ के बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया था जी। अगले दिन मैं उन नौजवानों में था जिसने इमरजेंसी के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया था, पर तब तक इमरजेंसी का मतलब क्या होता है हमको मालूम नहीं था। बाद में पता चला ये तो इमरजेंसी आपातकाल जो है, इसके अंदर प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी जाती है, इसमें लोगों को जेल में डाला जाता है, इसमें प्रेस का गला घोंट दिया जाता है, इसके अंदर लोगों को यातनाएं दी जाती हैं, इसमें न्यायपालिका के अधिकार छीन ले जाते हैं और इसमें मनमानी और तानाशाही होती है जी। तो फिर उसके बाद हमने बड़ा प्रदर्शन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और बाद में मैं सत्याग्रह करके जेल गया था। तो मेरे पिताजी भी अम्बाला जेल में थे और मैं तिहाड़ में जेल था। तो पिता पुत्र का संवाद इमरजेंसी के अंदर जेल टू जेल होता था जी। सर ऐसा कहा जा रहा था कि इमरजेंसी जो है वो आंतरिक अशांति के लिए लगाई गई थी, क्या उसमें आंतरिक अशांति थी या फिर उसके लिए कोई राजनीतिक गहरी साजिश? ऐसे आंतरिक अशांति नहीं थी। प्रदर्शन और प्रोटेस्ट, विरोध तो हमेशा होता है, किंतु अशांति भी जिन लोगों के कारण पैदा हुई थी वो कांग्रेस सरकार थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट आ गया था। जस्टिस सिन्हा ने जो जजमेंट दिया था, जिसके कारण उनको अपना पद छोड़ना पड़ रहा था। तो इस कारण से उन्होंने जब देखा कि देश भर में उनके खिलाफ विरोध का माहौल है, तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। इसमें जेपी मूवमेंट का कितना बड़ा सहयोग था? जयप्रकाश का तो आंदोलन चल ही रहा था, उन्होंने समग्र क्रांति का उसको नाम दिया था और टोटल बदलाव की बात की थी, बदलाव की बात की थी। और जेपी का जो बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था वो देश भर में फैल चुका था इमरजेंसी के खिलाफ। सर इसको लेकर 25 तारीख को 50 साल पूरे हो रहे हैं, क्या मैसेज एक देश को देना चाहेंगे? यही है कि कोई और ऐसा आदमी नहीं हो जो कि तानाशाह बने और इस तरीके से आपातकाल लगाए।
हमारे देश में विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, किंतु उस समय इंदिरा गांधी को सुबुद्धि नहीं आई और उन्होंने इस पे किया था। तो अब हमको ये करना है कि अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्यायपालिका के पास सारे अधिकार रहने चाहिए और एग्जीक्यूटिव किसी तरीके से गलत प्रस्ताव ना पास कर सके, हमको ये देना है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को सजग प्रहरी की तरह रहना है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केदारनाथ गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्होंने इमरजेंसी को लेकर बहुत कुछ लिखा भी है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर, जब ये इमरजेंसी घोषित की गई, आपने बहुत करीब से देखा होगा, आपने इसको लेकर बहुत कुछ लिखा भी है, कैसे देखते हैं उसको? इमरजेंसी तो बहुत भयानक चीज़ थी, उसको देखा हमने। और मैं मदरलैंड में था, तो मदरलैंड ही अखबार था जिसका हमने सप्लीमेंट निकाला और उसके कष्ट भी हमें बाद में भेजे। लेकिन जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उससे हम संबंधित थे। तो सब जर्नलिस्ट ने जो किया वो आपको पता ही है, जैसा अडवाणी जी बताया कि उनसे कहा बैंड करो तो वो क्रॉल करने लगे। तो इसी तरह से सारे जितने जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट के जो अखबार थे वो सब ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली सब कुछ किया। लेकिन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी, उसको जब इंदिरा गांधी जी ने अपने घर पर बुलाया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे पृथ्वी चक्रवर्ती, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम इसको नहीं मानेंगे, ना प्री सेंसरशिप मानेंगे ना इमरजेंसी मानेंगे। उनके घर पर और उनके मुंह पर स्पष्ट कहा, जबकि सारा देश आपने देखा है कि झुक गया था। लेकिन इसलिए मैं उस समय के जो पृथ्वी चक्रवर्ती है उनको, अपने नेता को श्रद्धांजलि देता हूँ आज के दिन। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आंतरिक अशांति की वजह से जो है इमरजेंसी घोषित की गई थी। ये आंतरिक अशांति थी या फिर एक व्यक्तिगत फैसला था? ये आंतरिक नहीं थी, इसमें बहुत बड़ी बात है। अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है 2-3 कारण थे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट रहा। और उसमें सबसे पहला कारण तो ये था कि उस समय के जो नंबर 2 थे गुलजारी लाल जी नंदा, मैं उनको मिला था और मैंने उनसे पूछा कि आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि और कोई तो है नहीं, इसलिए आपको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, जैसे नेहरू जी के बाद आपको बनाया था, शास्त्री जी के बाद बनाया था। उन्होंने कहा कि इस बार मैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तो ये समाचार जब हमने छापा तो इंदिरा गांधी के सामने और कोई रास्ता नहीं था, इमरजेंसी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मुझे और जो लोग मेरे कैबिनेट में हैं वो सब, चाहे जगजीवन राम हो, चौहान हो और कोई हो, वो एक बार आ गया तो वो दोबारा मुझे वापस नहीं लाएगा। अच्छा सर, जैसा मैंने सुना है कि लगभग आपकी उम्र 92 साल या 93 साल, 94 साल उम्र है, तो आपने आज के दौर को भी बहुत करीब से देखा है, उस दौर को भी बहुत करीब से देखा है। यहाँ सवाल मैं जानना चाहता हूँ, बहुत लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो घोषित इमरजेंसी थी और आज अघोषित इमरजेंसी है, इसको कैसे डिफरेंस से देखते हैं? इसको ऐसे है कि जर्नलिस्ट की बहुत कमी है, इसीलिए मैं कहता हूँ वर्किंग जर्नलिस्ट मूवमेंट जो उस समय नेहरू जी ने बहुत सपोर्ट किया था, और उसके बाद हमें वेज बोर्ड मिला, फेयर वेजेस मिले, फेयर टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिली, वो सब समाप्त हो गई, अब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, सब चीज़ है। तो इसलिए जर्नलिस्ट जो है और उनके जो एडिटर और प्रोप्राइटर हैं उनकी चलती है, इसलिए वो जो है सत्ता के पास रहते हैं अपना लाभ उठाने के लिए। इसमें ये एक बहुत अवगुण है। अब इसमें कहना सरकार क्या, हर सरकार चाहती है कि मेरा अच्छा सर, मैं एक सवाल और लास्ट यहाँ ये जानना चाहूँगा कि इससे सारी चीज़ें नेगेटिव ही हुई थी या कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो इमरजेंसी से पॉजिटिव हुई जिससे कुछ फ़ायदा हुआ हो? देखिए, इमरजेंसी से फ़ायदा तो क्या होना था, असल में आप ऐसी बात पूछ रहे हैं, संजय गांधी के जो 5 नारे थे वो संजय गांधी के नहीं थे, वो वर्ल्ड बैंक के थे। और वो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कंडीशंस थी कि अगर ये करोगे, क्या थी, पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसमें नसबंदी हुई। दूसरा कि ये स्वच्छता, मतलब ये एनवायरनमेंट भी ठीक होना चाहिए, और उसके बाद
उन्होंने कहा सड़कें बड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो, ये सब हो। तो संजय गांधी के ऊपर जो प्रभाव था वही चल के बाद में नरसिम्हा राव ने किया, और वही कंडीशंस वर्ल्ड बैंक की एक्सेप्ट की, तभी देश की उन्नति शुरू हुई। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब से वो टाइम देखा होगा। देखिए, वो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का काला दिन था और तारीखी तौर पर काला दिन था, इसमें बिल्कुल कोई दो राय, कोई दो मत होना नहीं चाहिए। शायद खुद इंदिरा गांधी को भी इस बात का एहसास हुआ था, और इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद इलेक्शंस के दौरान में उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी थी इमरजेंसी लगाने के लिए, तो बहुत देर में उनको एहसास हुआ। लेकिन मैं इसे इस नुक्ता नज़र से देखता हूँ कि मुल्क में कोई थ्रेट नहीं था उस वक्त, ना कोई एक्सटर्नल थ्रेट था मुल्क को, ना कोई इंटरनल थ्रेट था। यानी हमने उसी वक्त में बांग्लादेश से को आज़ाद करवाया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। हमारी आर्मी बहुत मॉरली बहुत ही बूस्ट था, और पाकिस्तान को हमने वो सब मायदे वायदे उस वक्त में करके बहुत पीछे कर दिया था। तो एक्सटर्नल हम बहुत पावरफुल थे दुनिया के आंतरिक नक्शे पे। अशांति उसको कहा गया था कि विपक्ष के जो नेता थे उनकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। आंतरिक अशांति भी कोई नहीं थी, न तो मुल्क में कोई फसाद हो रहा था, न कोई ऐसा कोई कम्युनल राइट्स थे, न कोई बगावत के कहीं से मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बगावत हो, ऐसा भी कोई नहीं था कि कोई जो है सिखों वाला कोई अलगाववाद का मूवमेंट चल रहा हो, ऐसा भी कोई मूवमेंट नहीं था। कोई नॉर्थ ईस्ट में भी इंसर्जेंसी का भी मूवमेंट नहीं था। तो इंटरनली भी बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं थी। थ्रेट किसे थी? थ्रेट थी इंदिरा गांधी को इंडिविजुअली। कैसे? उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जा रही थी, जो रायबरेली कोर्ट का उस वक्त फैसला आया था, उनके इलेक्शन को उन्होंने निरस्त कर दिया था, तो उससे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जा रही थी। उससे खतरा ये था कि उनकी जो कांग्रेस के ऊपर एक मजबूत लीडरशिप थी कांग्रेस पार्टी पे, वो चली जाती। हो सकता है कोई कांग्रेस पार्टी का ही दूसरा प्राइम मिनिस्टर लाने की मजबूरी पैदा होती। तो एक इंडिविजुअल को थ्रेट थी, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा। देश को बाहर अंदर से कहीं से कोई थ्रेट था, एक इंडिविजुअल को अपने इख्तदार के लिए थ्रेट था, और उस थ्रेट को अवॉइड करने के लिए ये शायद दुनिया में डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में, कि एक डिक्टेटर ने एक डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक मीन्स के जरिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उसी डेमोक्रेसी को कत्ल कर दिया। जी सर, आपकी क्या उम्र उस वक्त रही थी, आप वहाँ उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं जानना चाहता हूँ कि उससे कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई थी देश में या नहीं? देखिए, मैं तो 8वीं क्लास में पढ़ता था, और लेकिन मैं अखबार उस ज़माने में भी गौर से पढ़ता था। यहाँ सब बंद हो गया था, और ये बसें बहुत थोड़ी सी बसें उस ज़माने में चलती थी, तो सारे बसें इधर से मुझे कोई 10-15 किलोमीटर अपनी जगह पर पैदल जाना पड़ा था। छोटा बच्चा था, लेकिन मैं गया था, और फिर वहाँ समझ में आया इमरजेंसी लग गई। अब हमको ये नहीं पता था इमरजेंसी क्या होती है। हमारा पता अपनी जगह है, लेकिन इमरजेंसी को दुनिया उस वक्त शायद बहुत सारे बेटों लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि इमरजेंसी क्या चीज़ होती है। लेकिन रातों रात ये गिरफ्तार, वो गिरफ्तार, मेरे वालिद को भी गिरफ्तार करने का, मेरे वालिद हट गए थे, वो उस वक्त मुस्लिम लीग में थे। 4 लाख से ज्यादा लोगों को एक रात में अरेस्ट किया गया, एक रात में। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम लीडर, छोटे छोटे वर्कर्स तक, और अखबार के जो सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे वो भी गए, जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी, सबको बंद करके रात में 10-11 बजे से जो गिरफ्तारियों का शुरू सिलसिला, सुबह 5 बजे तक जितने स्कूल थे, स्टेडियम थे और बड़ी जगह थी, सबको जेल में बदल दिया गया। तो और हर आवाज जो है वो दबा दी गई। इंडियन एक्सप्रेस ने उस दिन अपना जो है एक पेज बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा था, ब्लैक डे की वजह से कोई खबर, कुछ लिखा ही नहीं था उस पेज पर एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। उसके बाद उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो हर आदमी बोलते हुए डरता था, नहीं कोई पुलिस वाला सुन लेगा, सीआईडी सुन लेगी और पकड़ के ले जाएंगे। ये खौफ का माहौल अटल उस बिहारी जमाने में। वाजपेयी और जयप्रकाश नारायण का जो इसमें सिनेरियो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें तो हम थोड़ा सा क्रिटिकल हमेशा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने जो मूवमेंट शुरू किया वो एक वैलिड मूवमेंट था, पब्लिक मूवमेंट था।
उससे पहले का मंजर मुझे याद है, पोस्टर लगा करते थे, 1 करोड़ कदम दिल्ली की तरफ, चलो दिल्ली चलो। तो ये पोस्टर लगते थे, इस पे छोटी बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी, मास मोबिलाइजेशन, और बहुत जोश के साथ एक मोबिलाइजेशन था। 26 मार्च को ये लोग यहाँ आ रहे थे। लेकिन वाजपेयी जी का, और यानी उस पूरे के पूरे मूवमेंट ने एंटायर अपोजिशन को इकट्ठा करके लोकनायक ने, वो इसीलिए उनको लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, कि पूरा जितना अपोजिशन क्लास था उसे मुत्तहिद कर दिया था उन्होंने। और अभी तो कोई भी उस तरीके से मुत्तहिद नहीं हो पाया, इंडिया अलायंस बन जाए, सब बेकार बात है, यूपीए आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन वो मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था। उसमें बड़ा फायदा ये हो गया आरएसएस को कि उसको उस मूवमेंट के जरिए पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली। पहली बार इस मुल्क में उसके 1925 के बाद में, उसके क़याम से लेके 1975 तक 50 साल में पहली बार पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली, पॉलिटिकल स्पेस मिली कि वो जनता पार्टी में शामिल हो गई और आरएसएस का पूरा कैडर भी उसके साथ शरीक हो गया। तो एक्चुअली जेपी मूवमेंट ने जहां इस मुल्क में डेमोक्रेसी को डिफाइन करने में और इंदिरा गांधी को के डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को एक्सपोज करने में एक बड़ा रोल प्ले किया, वहीं इस मुल्क की सियासत को ये यू टर्न दिया कि उसमें अब ये हिंदुत्व यानी कम्युनल पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा स्पेस हासिल हुआ। और देखिए 1976 की उस स्पेस का नतीजा आज हम देख रहे हैं।